शौर्य का मन तो नहीं कर रहा था शिप्रा से अलग होने को, पर वो जानता था कि ये समय आशिकी करने का नहीं है। उसने शिप्रा का कंधा पकड़कर उसको खुद से अलग करने की कोशिश की, पर शिप्रा तो जैसे सब कुछ भूलकर अब शौर्य में ही समा जाना चाहती थी। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। शौर्य शिप्रा के कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, कोई और वक्त होता तो मैं खुद ही तुमसे अलग नहीं होता, पर क्या करें, अभी मजबूरी है। शिप्रा को भी शौर्य की बात समझ आई। वो शौर्य से अलग हुई, पर अभी भी वो उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। उसने शौर्य के चेहरे की तरफ देखा तो अचानक उसके चेहरे पर हंसी आ गई। शौर्य को समझ नहीं आया कि शिप्रा के चेहरे पर यह मुस्कान क्यों आई है, तो वो अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, इस हंसी का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब क्या मेरे हंसने पर भी पाबंदी है? शिप्रा अपनी हंसी को दबाते हुए बोली। शौर्य समझ गया कुछ तो बात है। अचानक उसको कुछ शक हुआ। उसने पास ही परी शिप्रा का पर्स खोला और उसमें से एक छोटा शीशा निकाला और उसमें अपने चेहरे को देखा तो उसको अपने चेहरे पर शिप्रा के होठों की लिपस्टिक के निशान दिखाई दिए। अपने चेहरे पर इतने सारे निशान देखकर वो हड़बड़ा गया। ये क्या है, इतने सारे निशान? तुम कब से ऐसे लिपस्टिक लगाने लगी हो जो मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया? ये तो मेरे प्यार की निशानी है, शिप्रा मुस्कुराती हुई बोली। ऐसी निशानी नहीं चाहिए जो किसी को अपना चेहरा ही नहीं दिखा सकूं, शौर्य बेचारगी से बोला। शिप्रा ने अपनी पर्स की तरफ देखा। खुले पर्स को देखकर वो शौर्य से बोली, किसी लड़की का पर्स ऐसे खोलना गलत बात है। पर मैंने तो अपनी वाइफ का पर्स खोला है, शौर्य मुस्कुराता हुआ बोला। शिप्रा ने शौर्य के जवाब पर कुछ कहा नहीं, बस उसने अपने पर्स से एक रुमाल निकाला और शौर्य के चेहरे पर लगे लिपस्टिक को साफ करने लगा। जब शौर्य के चेहरा साफ हो गया तो वो शिप्रा से बोला, मैं अभी यहां से निकल रहा हूं, तुम ऐसा करना 10-15 मिनट के बाद यहां से निकलना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, शिप्रा ने रुकने से तुरंत मना कर दिया। देखो, मेरे साथ खतरा हो सकता है, मुझे नहीं पता उन बदमाशों का मेरा पीछा करने का मकसद क्या है, शौर्य शिप्रा को समझाने की कोशिश करता हुआ बोला। पर मैं तो सबसे ज्यादा सेफ तुम्हारे साथ ही रहती हूं, शिप्रा जिद भरे स्वर में बोली। तुमको तो समझाना ही बेकार है। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ ही चलो, शौर्य हार मानते हुए बोला। दोनों हॉल से बाहर आए और जाकर अपनी कार में बैठ गए। शौर्य ने दूर से ही उस कार की तरफ ध्यान दिया जो कार उसका पीछा कर रही थी। उसने छगन मगन की कार को भी देख लिया था। वो तैयार बैठा शौर्य के बाहर आने का ही वेट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जो आयरन फिस्ट क्लब से ही शौर्य का पीछा करती आई थी, वो शौर्य को अचानक मूवी के बीच में ही बाहर आते देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि शौर्य ने बीच में ही मूवी को क्यों छोड़ दिया था। हैरानी में ही वो अपने साथ बैठे सिकंदर की ओर देखने लगी। हैरानी सिकंदर के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य मूवी को बीच में ही छोड़कर यूं बाहर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले जहांगीर खान यही सोचकर वहां से गया था कि शौर्य और शिप्रा तो मूवी के खत्म होने के बाद ही बाहर आएंगे, तब तक वो वापस आ जाएगा। पर बीच में ही शौर्य को बाहर निकलते देखकर उस लड़की ने सिकंदर से पूछा, अब क्या करें? मास्टर तो बोलकर गए थे कि मूवी खत्म होने से पहले वो आ जाएंगे, पर ये दोनों तो बीच में ही मूवी छोड़कर निकल आए हैं। उस लड़की की बात सुनकर सिकंदर बोला, करना क्या है, जब तक मास्टर से हमें दूसरा कोई आदेश नहीं मिलता तब तक हम इसका पीछा करेंगे। अब तक शौर्य ने अपनी कार आगे बढ़ा दी थी, तो उसको देखते हुए उस लड़की ने भी अपनी कार को शौर्य की कार के पीछे लगा दिया। तुम मास्टर को फोन करके यहां के हालात से अवगत करा दो, वो लड़के शौर्य की कार पर नजरें जमाए हुए ही सिकंदर से बोली। सिकंदर ने भी बिना किसी तर्क के अपने मास्टर को फोन लगाया और शौर्य के वहां से निकल जाने के बारे में बताया। सिकंदर की बात सुनकर जहांगीर खान बोला, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो लड़का बीच मूवी में ही वहां से निकल जाएगा। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया है कि तुम दोनों उसका पीछा कर रहे हो? लगता तो नहीं, पर अगर उसे ये पता होता
कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो वो अपनी कार से यहां से भागने की जगह हॉल से ही बाहर भाग गया होता। कार तो वो बाद में भी टो करवा सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे उसका पीछा किए जाने का कोई एहसास होगा। सिकंदर ने जहांगीर खान को संतुष्ट करने की कोशिश की, जिसकी बात सुनकर जहांगीर खान भी उसकी बात मानने को मजबूर हो गया। जहांगीर खान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों भी ध्यान रखना, अभी उस लड़के को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को बस पता करना है कि वो कहाँ रहता है, ताकि हम बाद में आसानी से उस तक पहुंच सकें। ठीक है मास्टर, हम आपके कहे हिसाब से ही चलेंगे। इतना कहकर सिकंदर ने फोन काट दिया और वो अपने साथ वाली लड़की की ओर देखने लगा, जिसका कि नाम रुबिया था। शौर्य की कार अपनी गति से आगे बढ़े जा रही थी। शिप्रा उसके साथ ही बैठी हुई थी। शौर्य लगातार अपने पीछे आ रही कार पर नजर बनाए रखा। वो अपने पीछे आ रहे छगन मगन की कार को भी देख पा रहा था। उसने अपना फोन निकाला और छगन को फोन लगा दिया। छग ने फोन उठाया तो शौर्य ने उससे कहा, थोड़ा आगे जाने पर हमें कुछ दूरी के लिए कम आवाजाही वाला रास्ता मिलेगा। एक तरह से वो एक सुनसान इलाका ही होगा। हम वहीं पर पीछा करने वालों की कार को घेरेंगे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जैसे ही हम अपनी कार को ब्रेक लगाएंगे तो हमारे पीछे आ रही कार को भी मजबूरन हमारे पास तक आते आते ब्रेक लगाना पड़ेगा। उस समय तुमको भी यही करना है कि तुम उस कार के एकदम पीछे जाकर अपनी कार को खड़ी कर दोगे, जिससे कि उस कार को आगे पीछे ना किया जा सके। ठीक है बॉस, मैं समझ गया। छगन ने शौर्य की बात से सहमति जताई। उसके बाद शौर्य उस पल का इंतजार करने लगा। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब शौर्य की कार उस रास्ते से गुजर रही थी जहां सड़क के किनारे आबादी नहीं था। शौर्य ने धीरे धीरे अपने कार की रफ्तार कम की। पीछे आ रही सिकंदर की कार शौर्य के कार के करीब पहुंच गया। शौर्य ने शिप्रा की ओर देखा और उससे कहा, तुम इस बात का ध्यान रखना कि बाहर कुछ भी होता रहे, पर तुम कार से बाहर नहीं आओगी। शौर्य का इरादा जानकर शिप्रा बोली, ठीक है, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं कार से बाहर नहीं आऊंगी। शौर्य ने एक नजर शिप्रा को देखा और कहा, थोड़ा झटके सहने के लिए तैयार रहना, मैं कार में ब्रेक लगाने जा रहा हूं। इतना कहने के बाद शौर्य ने अपनी कार में ब्रेक लगाई और कार को तिरछा करके बीच सड़क पर रोक दिया। उसकी कार के पीछे आ रही रुबिया को जबरदस्ती अपनी कार को रोकनी पड़ रही थी। एक ही पल में रुबिया समझ गई कि उसका भंडाफोड़ हो चुका है, जबकि इसी समय रुबिया ने महसूस किया कि एक कार उसकी कार के पीछे भी खड़ा हो गया है। इसी समय शौर्य तेजी से अपनी कार से बाहर आया और जाकर रुबिया के कार के दरवाजे के पास पहुंचा और शीशे पर अपनी अंगुली से ठकठकाने लगा। रुबिया ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक दिया है? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत देर से मेरा पीछा किए जा रही हो, तो मैंने सोचा एक बार तुमसे मिलना तो बनता है। शौर्य मुस्कान लिए चेहरे के साथ बोला, मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगी? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उल्टा तुम मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो। रुबिया बिना डरे उल्टा शौर्य पर ही इल्जाम लगाती हुई बोली। रुबिया की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराया, फिर धीरे से उसके चेहरे के पास झुकता हुआ बोला, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम पसंद आ गई हो, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे इलू इलू करने का मन कर रहा है। ये मिस्टर, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। मैं कहता हूं मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। सिकंदर स्थिति को हाथ से निकलते देखकर बोला, जब मैंने अपने दिल की बात तुमको बता दिया, उसके बाद भी तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो? चलो अब जल्दी से कार से बाहर आ जाओ। शौर्य अपने चेहरे पर बेशर्मी के भाव लाते हुए बोला। रुबिया को समझ नहीं आया कि शौर्य जो कह रहा है वो सही है या वो सच में जान गया है कि वो उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत की है। शौर्य के चेहरे के भाव को देखकर तो उसको यही लग रहा था कि शौर्य के दिमाग में उसको लेकर गलत इरादे हैं, जबकि रुबिया के साथ बैठे सिकंदर ने सोचा, जब शौर्य ने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत कर ही दिया तो क्यों ना वो इस मौके के फायदा उठाकर उसको अपने कब्जे में कर ही ले। ये सोचकर वो अपनी कार से बाहर निकल आया और शौर्य के पास पहुंचा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी दोस्त के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करो? आज तुमको पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिकंदर को लग रहा था शौर्य से निपटना कोई मुश्किल नहीं होगा, इसलिए वो पूरे विश्वास से शौर्य के पास पहुंचा। वो बिना किसी वार्निंग के शौर्य के ऊपर घुसा चला दिया।
पर शौर्य पहले से तैयार था। उसने आसानी से खुद को सिकंदर के घुसे से बचाया और एक फ्लाइंग किक सिकंदर के ऊपर चला दिया। किक बहुत तेज था। सिकंदर आह भरता हुआ दूर जाकर गिरा। जहां सिकंदर गिरा था वहीं पर छगन मगन खड़े थे। उन दोनों ने भी देर नहीं की। पिटे पिटाए बदमाशों को तुरंत अपने कब्जे में लिया और उसका मुंह बंद करके अपनी कार की डिक्की में डाल दिया। रुबिया ने यह तो देखा कि शौर्य के किक खाकर सिकंदर उड़ता हुआ उसके पीछे चला गया था। उसने ये नहीं देखा था कि उसके पीछे छगन मगन ने झटपट सिकंदर को कंट्रोल करके अपने गाड़ी की डिक्की में भी डाल दिया था। रुबिया के सामने भी अब स्थिति से निपटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वो खुलकर शौर्य के सामने आ ही जाना चाहती थी। वो कार से बाहर आई और शौर्य के सामने आती हुई बोली, तुमने ठीक समझा था, मैं तुम्हारा पीछा ही कर रही थी। अब तुम जब ये जान ही गए हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि तुम आराम से मेरे साथ चल लो तो शायद मैं तुम पर थोड़ा रहम कर दूंगी, नहीं तो फिर तुम अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं रह पाओगे। शौर्य कुछ कहता कि उससे पहले छगन मगन उसके दाएं बाएं से निकलकर उसके सामने आ गए। तुम मेरे बॉस से तो बाद में निपटना, पहले मुझसे तो निपट कर दिखाओ। इतना कहते हुए छगन ने रुबिया पर हमला कर दिया, पर अगले ही पल रुबिया अपनी जगह से गायब थी। छगन झोंक में आगे लड़खड़ाते हुए गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को जमीन पर गिरने से बचाया और आश्चर्य से रुबिया की ओर देखने लगा। छगन ने भी मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग ले रखी थी। वो रुबिया की फुर्ती देखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसका चेहरा देखने लगा। इसी बीच मगन ने भी सामने से अपने शरीर की टक्कर रुबिया के शरीर पर मारने की कोशिश की। उसे लगा उसका शरीर रुबिया से तो मजबूत ही होगा, पर जैसे ही वो रुबिया से टकराता, रुबिया ने किसी भैंसे के जैसा अपना सर झुकाया और अपने सर की तेज टक्कर मगन के सीने पर दे मारा। मगन हवा में उड़कर दूर जाकर गिरा। इस बीच शौर्य आराम से अपनी जगह पर खड़ा रुबिया को छगन और मगन से लड़ते देख रहा था। उसके मुंह पर रुबिया के लिए तारीफ के शब्द निकले। वाह! एक बार फिर से छगन मगन रुबिया को घेरने के लिए उसके पास गया, पर इस बार रुबिया ने और फुर्ती दिखाई और 2 मूव में ही छगन मगन को धूल चटा दी। छगन मगन समझ गए कि रुबिया से पार पाना उसके बस की बात नहीं है। वे दोनों बेबस नजरों से शौर्य की ओर देखने लगे। अब आगे क्या होगा? क्या शौर्य रुबिया को कंट्रोल कर पाएगा, या आज रुबिया के हाथों शौर्य को शिकस्त झेलनी पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी की अगला एपिसोड।